हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा यूपीएससी हिंदी यूपी पीसीएस एग्जाम को लेकर के बहुत सारी स्पेशल सीरीज चला रही है। ठीक है, उसी स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हमारा एक बैच है जहां पर हम लोग 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन का एक कलेक्शन देकर के आप लोगों को लेकर के आए हैं। ठीक है, इस क्लास के अंतर्गत, इस बैचेस के अंतर्गत हम लोग ये पीडीएफ तो देख ही रहे हैं, साथ में इनके जो वीडियो क्लासेस है उनको भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो पीडीएफ है दोस्तों, ये हम लोग की पार्ट 4 है इस सीरीज के अंतर्गत। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर क्वेश्चन नंबर 400 का डिस्कशन कर रहे हैं। पिछली क्लास जो हुई थी आप लोगों को दोस्तों, वहां पर गौरव सर ने शुरू के 25 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 26 के आगे चीजों को डिस्कस करने आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए और चीजें देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, जनवरी 2022 में, ठीक है, जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the first woman CMD of the ONGC in जनवरी 2022? ये प्रश्न बेहद सिंपल है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, तो इसलिए आपको याद करना थोड़ा टफ होगा। लेकिन आप लोग एक बार देखते चलेगा साथ साथ चीजों को। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प है दोस्तों: निशी वासुदेव, अलका मित्तल, निकिता सोकात और सोमा मंडल। कह रहा है कि ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी। ओएनजीसी क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। ओएनजीसी भारत की एक पीएसयू है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। ठीक है, पहली महिला सीएमडी। सीएमडी क्या होता है? चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है उसको हम सीएमडी कहते हैं। तो ओएनजीसी ने अभी पहला महिला सीएमडी नियुक्त किया है। ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसका जो आंसर है, सही आंसर दोस्तों, वो है अलका मित्तल। इससे पहले जो हमारे सीएमडी थे ओएनजीसी के, वो थे सुभाष कुमार। उनकी जगह पर अलका मित्तल मैम, ये मैम है आप लोगों की। ठीक है, इन अलका मित्तल मैम ने सुभाष कुमार सर की जगह ली है और ये अभी ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बन गई है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन खेल के संदर्भ में है, हॉकी के संदर्भ में, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस दोनों ही खेल जगत से बहुत सारे प्रश्न बना करके अब पूछना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द साफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2021? ठीक है, साफ क्या है दोस्तों? तो साफ है आप लोगों का साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो ये कई सारे फुटबॉल चैंपियनशिप कराता है। उसके अंतर्गत जो वुमेन के संदर्भ में जो चैंपियनशिप कराता है उसके दो नाम है। ठीक है, दो चैंपियनशिप होती है, एक होता है आपका अंडर 19, एक होता है अंडर 18। यहां पर जो प्रश्न पूछा दोस्तों वो अंडर 19 के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, ये मैच हुआ था आप लोगों को 2021 में, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैंपियनशिप, वो है आपका अंडर 18, क्योंकि ये हुआ था 2022 में। और इन दोनों के संदर्भ में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगा वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसके अलावा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। ठीक है, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है, समझिएगा प्रश्न को आप लोग। ठीक है, प्रश्न है कि साफ अंडर 19 के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है कि इसका आयोजन ढाका में किया गया था। सेकंड है कि इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है अंडर 19 महिला चैंपियनशिप के संदर्भ में। चूंकि ये मैच बांग्लादेश में हुआ था, ढाका में आयोजित किया गया था। ठीक है, बांग्लादेश यहाँ पर विजेता घोषित हुआ था, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है इस लिहाज से। साथ ही साथ ये तो हो गया आपका अंडर 19 के संदर्भ में, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है और भारत को हरा करके बांग्लादेश यहाँ पर विजेता बना था। ठीक है, आप लोगों को अंडर 18 के संदर्भ में इंफॉर्मेशन और याद करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडर 18 में दोस्तों जो विनर था वो आपका भारत था। ठीक है, जो हमारा भारत है दोस्तों, भारत की जो महिला टीम अंडर 18 वाली, वो साफ अंडर 18 चैंपियनशिप पे विजेता घोषित हुई थी। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका आप लोगों को कुछ तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पर मैंने कई सारे फोटो लेकर के आया हुआ था आप लोगों के लिए, मैं सोचा आप लोगों को फोटो दिखा दूंगा। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कौन सा मैच है? साफ कई सारे मैच कराता है, मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये साफ का मेल चैंपियनशिप है फुटबॉल का। यहाँ पर दे रहा कि इंडिया जो है उसने नेपाल को हरा करके साफ 2021 का जो मेल चैंपियनशिप होता है फुटबॉल का, उसको विजेता घोषित हो गया था। ठीक है, तो यहाँ भी इंडिया विजेता बना है। सेकंड जो आपका अंडर 19 कह रहा है, ठीक है, ये क्या है? इंडिया हैज बीन डिक्लेयर द विनर ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ द साफ अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप। तो अंडर 18 में भारत की महिला टीम जो थी वो विजेता घोषित हुई थी, और ये आपकी अंडर 19 की महिला टीम है जो कि हमारी यहाँ पर आप लोगों का सेकंड रैंक पर आई थी और बांग्लादेश यहाँ पर विजेता घोषित हुआ था। ठीक है, तो साफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के संदर्भ में आप लोगों को 3 मैचेस के बारे में याद करना है। पहला मेल चैंपियनशिप जो हुआ था वहां पर भारत विजेता घोषित हुआ था। जो अंडर 19 चैंपियनशिप हुआ था महिला का, उसमें बांग्लादेश विजेता घोषित हुआ था, भारत सेकंड नंबर पर था। और जो थर्ड अर्थात जो अंडर 18 का महिला चैंपियनशिप है वहां पर भारत विजेता घोषित हुआ है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि who got the first place among the big states in the recently released गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021? क्या बात की जा रही है? ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स
सुशासन सूचकांक ये क्या होता है? तो किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट कितनी अच्छे प्रकार से कार्य कर रही है, इन सभी का आकलन करते हुए यहाँ पर 10 फैक्टर कंसीडर किया था दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टोटल 10 सेक्टर के आधार पर इस गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी किया था, ठीक है, पहली बात। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोट करना है वो ये है कि ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। द्विवार्षिक रिपोर्ट आता है, 2 साल में एक बार आती है। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो आप लोगों की 2019 में आई थी और ये रिपोर्ट 2021 में आई है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम वापस से प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक में बड़े राज्यों की जो सूची है उनमें पहले स्थान पर कौन था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो गुजरात था वो पहले स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र, और फिर आता है आप लोगों का गोवा। तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये 3 राज्यों की श्रृंखला आप लोग याद करनी है जो कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंतर्गत इस क्रम में आते हैं, ठीक है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये DARPG अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड द पब्लिक गवर्नेंस, ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग, इसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये पॉइंट यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन दूं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं जो कि आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन ये दोस्तों कि जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये रिपोर्ट पहली बात तो 2 साल में एक बार जारी की जाती है और इस रिपोर्ट के अंतर्गत 20 ऐसे राज्य थे जिन्होंने आधे से ज्यादा, अर्थात 20 ऐसे राज्य थे जिन्होंने पिछली बार की अपेक्षा 2019 की अपेक्षा बहुत ज्यादा सुधार किया है, ठीक है। अर्थात भारत के आधे से ज्यादा राज्यों ने सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में 2019 की अपेक्षा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पूरी कैटेगरी के अंतर्गत जो सूची बनती है इसके अंदर कई सारे स्टेट बनते हैं, ठीक है। अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत दिल्ली पहले नंबर पर है। नॉर्थ ईस्ट और जो हिली स्टेट्स होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वहां पर आप लोगों का हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है। ये कुछ पॉइंट है जो कि इस संदर्भ में है, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। प्रश्न सिर्फ यही नहीं पूछा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न पूछा है बड़े राज्यों में, ठीक है। तो बड़े राज्यों में गुजरात पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे कभी ये प्रश्न पूछ सकता है कि हिली स्टेट और नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो वहां पर हिमाचल प्रदेश है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक स्टेटमेंट और, ये DARPG के द्वारा जारी किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना है कि ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के NDB के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको याद कैसे करना है, हम लोगों ने पंचायत क्लास में डिस्कस किया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो है NDB। तो पहली बात, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो चूंकि इसके अंत में आ रहा है बी, अर्थात ये ब्रिक्स के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। याद करने का तरीका है, नोट कर लीजिएगा। ब्रिक्स में कौन कौन से राष्ट्र है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 राष्ट्रों ने मिलकर के न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है। अर्थात ये 5 राष्ट्र इसके सदस्य हैं ही हैं। इसके अलावा 4 सदस्य यहाँ पर और शामिल है, ठीक है। चौथा ये जो शामिल हुआ है अभी, इसकी यहाँ पर बात की जा रही है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है मिस्र। मिस्र अभी रिसेंट में इस सीरीज के अंतर्गत शामिल हुआ है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे, ये 3 राष्ट्र पहले से शामिल थे। चौथे राष्ट्र के रूप में मिस्र शामिल हुआ है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है NDB जो है, उसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो ब्रिक्स के द्वारा फोर्टलेजा घोषणा, ठीक है, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन जो ब्राजील में हुआ था, उसके अंतर्गत न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत 4 नए राष्ट्रों को यहाँ पर जोड़ा गया है, बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे और सबसे लेटेस्ट जो कंट्री वो है आपकी मिस्र, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है इसके संदर्भ में, इसको आप लोग याद रखिएगा, इनसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला कह रहा है दोस्तों यहाँ पर एक मिनट, ठीक है। अगला कह रहा है दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, ठीक है। जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया, ये प्रश्न यहाँ पर कह रहा है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये जो टेलीस्कोप यहाँ पर बात की जा रही है, ये हबल टेलीस्कोप का नया संस्करण है, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं उसका उत्तराधिकारी है, ठीक है। तो हबल टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी के रूप में जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया और ये ऑब्वियसली नासा ने लॉन्च किया। तो इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नासा के द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके संदर्भ में अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आप लोगों को, तो बस इससे यही प्रश्न बन सकता है कि जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप किसके बाद आया। तो हबल टेलीस्कोप का ये नया संस्करण मान सकते हैं आप लोग इसको, और ये नासा के द्वारा इसको जारी किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंतरिक्ष में इसको तैनात किया जाएगा, वहां पर जो भी निगरानी है, जो भी फोटो खींची जाएंगी। हाँ देखिए, दरअसल ये पॉइंट और इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, अभी रिसेंट में इस टेलीस्कोप ने एक ब्लैक होल की फोटो भेजी है, ठीक है।
वो उस फोटो पे वो वर्क कर रहा है, तो फोटो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर मैं ब्लैक होल के खोज की बात करूं तो, ठीक है। सिमिलैरिटी नाम का शायद कुछ था ब्लैक होल, उसकी इसने फोटो अभी रिसेंट में भेजी हुई है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस टू रीनेम द आइलैंड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। जो क्वीन एलिजाबेथ है उनके नाम पर किस राष्ट्र ने अपने किसी द्वीप का नाम चेंज करके महारानी एलिजाबेथ द्वीप नाम रखने की घोषणा की है, ये पॉइंट आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प है दोस्तों आप लोगों के सामने, ऑस्ट्रेलिया, इटली, मैक्सिको और न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड यहाँ पर गलत लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड में मुझे लगता है मात्रात्मक त्रुटि यहाँ पर होगी, ठीक है। न्यूजीलैंड क्या रहा है, तो 4 विकल्प आप लोगों को बताना क्या है इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि अज पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, जून 2022 नेशनल एंड द कम्युनिटी इवेंट एस्पेन आइलैंड, ठीक है। एस्पेन आइलैंड है, एस्पेन द्वीप है, इसका नाम बदल करके एलिजाबेथ द्वितीय नाम पर रखा गया है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है एस्पेन आइलैंड, ठीक है। तो एस्पेन आइलैंड का भी नाम चेंज करके एलिजाबेथ आइलैंड कर दिया गया है। इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं जिससे प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अभी रिसेंट में किस कंट्री ने, किस देश ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हुए एक रिपब्लिक नेशन के रूप में स्थापित हुआ है, सबसे लेटेस्ट रिपब्लिक बनने वाला वो पहला कंट्री, वो कंट्री होगा अभी, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, उसका आंसर आप लोगों का बारबाडोस, ठीक है। बारबाडोस जो था पहले वो एक कैरेबियन आइलैंड है और करीब 400 वर्ष बाद इसने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से अपने आप को स्वतंत्र मानते हुए एक रिपब्लिक के रूप में अपने आप को घोषित किया, ठीक है। तो बारबाडोस जो कैरेबियन आइलैंड में स्थित एक द्वीप है, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। उस देश ने अपने आप को पहला नया रिपब्लिक घोषित किया है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों क्या रहा है, देखते क्या प्रश्न है, ठीक है। ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखते हैं, चलिए हम लोग। प्रश्न दोस्तों कि विच कंट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो लाइन, चाइना, कनाडा, अमेरिका और जापान। किस देश में सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है दुनिया की, यह आप लोगों को बताना है। तो 4 विकल्प यहाँ पर, चाइना, कनाडा, अमेरिका और जापान। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि चाइना में अभी रिसेंट में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की गई है संघाई में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन होगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि इससे पहले भी वही था, संघाई में मेट्रो लाइन जो थी मेट्रो की, वो सबसे लंबी थी। अभी उसने ही, चाइना ने उसी लाइन को और बढ़ा करके फिर से पहले नंबर पे काबिज हो गया है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2022 में 48th G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन जो हो रहा है उसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर 4 विकल्प है, जर्मनी, जापान, कनाडा और भारत, ठीक है। इन 4 विकल्पों में आप लोगों को बताना कि G7 की अध्यक्षता कौन करेगा। पॉइंट देखिए, एक विकल्प तो आप प्रॉपर काट सकते हैं, भारत चूंकि G7 का सदस्य है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। 4 विकल्प बचा आप लोगों के सामने, जर्मनी, जापान और कनाडा। अगर मैं G7 की बात करूं आप लोगों के सामने, तो G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। यहाँ पर वो 7 कंट्रीज कौन है, कनाडा, यूके, द यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस और यूएसए। ये 7 कंट्री मिलकर के G7 की स्थापना करते हैं। इससे पहले दोस्तों एक कंट्री और है, रशिया भी यहाँ पर शामिल था, लेकिन 2014 में रशिया और क्रीमिया का जो युद्ध होता है, कुछ विवाद होता है, उसके बाद रशिया को यहाँ से निकाल दिया गया, तो ये G7 ग्रुप बन गया है, ठीक है। G7 ग्रुप के संदर्भ में अगर मैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहले आप लोगों को दे देता हूं, फिर मैं प्रश्न पर आऊंगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये दोस्तों कि इस G7 ग्रुप का कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसका कोई भी फॉर्मल सचिवालय कहीं पर नहीं है, ठीक है। कोई भी इसका प्रॉपर हेडक्वार्टर कहीं पर नहीं है प्रॉपर रूप से, ये बात ध्यान रखना था। G7 एक प्रकार से प्रॉपर अनौपचारिक एक संगठन है, ठीक। अब यहाँ पर 4 विकल्प है, जर्मनी, जापान और कनाडा, इनमें से कौन 2022 के 48वें G7 की अध्यक्षता करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर 48वें और 47वें जो इससे पहले हुआ था, उन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। दरअसल प्रश्न कभी भी यूपीपीसीएस कुछ भी पूछ सकता है, या तो आने वाले वर्ष का पूछ सकता है, या तो प्रेजेंट टाइम का पूछ सकता है, फिर प्रीवियस ईयर का पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो 48वां जो G7 हो रहा है वो 2022 में हो रहा है, और इसकी जो अध्यक्षता दोस्तों वो जर्मनी के द्वारा की जाएगी, ठीक है। लेकिन जो इससे पहले 47वां हुआ था, उसकी अध्यक्षता इंग्लैंड के द्वारा की गई थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में जो G7 की अध्यक्षता हुई थी वो किस कंट्री ने की थी, ठीक है। वो इंग्लैंड ने की थी। 2021 में वो 47th G7 की सम्मेलन था। जो 2022 में होने वाला है उसकी अध्यक्षता जर्मनी करने वाला है। आप लोग को ध्यान ये रखना है दोस्तों कि 2019 के बाद से भारत को लगातार चौथी बार इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए इनविटेशन दिया गया है, ठीक है। भारत अगर सदस्य यहाँ पर शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो सदस्य है ही नहीं, भारत G20 का मेंबर है, लेकिन भारत को अजय यहाँ पर एक गेस्ट के तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया गया, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब चलिए
अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। ठीक है, पहली पेपरलेस कोर्ट इंडिया में कौन है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प है दोस्तों आप लोगों के सामने, केरल, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, केरल क्योंकि साउथ में ही ज्यादा अच्छी तरक्कियां होती रहती है, केरल बहुत एजुकेटेड स्टेट भी हमारा इंडिया का, तो केरल हाई कोर्ट जो है वो पेपरलेस कोर्ट बन चुका है इंडिया का, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, 22 जनवरी में ही बना था, जो हमारे जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने जाकर के इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो केरल हाई कोर्ट भारत की पहली पेपरलेस कोर्ट बन चुकी है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीनदम मंजपई, ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मीनदम मंजपई स्कीम टू इनकरेज द यूज ऑफ द क्लॉथ बैग्स। ठीक है, 4 विकल्प है आप लोगों के सामने, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम के स्टॉलिन, ठीक है, एम के स्टॉलिन के द्वारा पीले कलर का एक बैग लॉन्च किया गया, इसका नाम है मीनदम मंजपई। हम लोग जब मार्केट जाते हैं दोस्तों, तो हम लोग मार्केट क्या करते हैं, हम लोग बैग लेके घर से जाते नहीं है, हम लोग वहां से प्लास्टिक का बैग खरीदते हैं, उसी में सामान लेकर के आ जाते हैं, और वो प्लास्टिक क्या होता है, कचरा बन जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, येलो कलर का उन्होंने एक बैग लॉन्च किया, इसका नाम क्या है इस स्कीम का, मीनदम मंजपई स्कीम। ठीक है, मीनदम मंजपई स्कीम, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। ठीक है, अर्थात किस कंट्री के साथ इंडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के एक एमओयू साइन किया है, ये यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, भारत ने अभी रिसेंट में तुर्कमेनिस्तान के साथ मिलकर के इस डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के एक एग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट मिल जाता है। पॉइंट ये दोस्तों कि जो एमओयू सिर्फ तुर्कमेनिस्तान के साथ साइन नहीं हुआ है, इससे पहले भी भारत ने स्विट्जरलैंड, रशिया, जर्मनी, जापान, इटली, बांग्लादेश, कई कंट्री के साथ और साइन किया हुआ है। चूंकि रिसेंट में भारत ने इस तुर्कमेनिस्तान के साथ साइन किया, तो ये प्रश्न बन सकता है कि रिसेंट में भारत ने किस कंट्री के साथ साइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए दोस्तों आप लोग, ये तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आप लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये मैप आप लोगों को दिख जाए सही से तो। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के मध्य में जो ये तुर्कमेनिस्तान का पूरा रीजन पड़ रहा है, भारत ने इसी कंट्री के साथ अभी रिसेंट में एक एमओयू साइन किया है, जो एमओयू आपका प्रॉपर इस संदर्भ में बात करता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के दोनों कंट्री आपस में बातचीत करके एक कुछ नया रास्ता निकालेंगे। ठीक है, ये बता लो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय। ठीक है, पहले तो ये समझिए ओपन रॉक म्यूजियम होता क्या है। ठीक है, क्योंकि ओपन रॉक म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये होता क्या है कि एक ऐसा ओपन एरिया होता है जहां पर पूरे देश से कई सारे रॉक के टुकड़े को इकट्ठा किया जाता है, और उनको लोगों की जागरूकता के लिए, लोगों की रिसर्च एंड स्टडी के लिए उनको एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये हर जगह यहाँ पर ऐसे आपका प्रॉपर रॉक के टुकड़े रखे हुए, ये हमारे जितेंद्र सिंह जो राज्य मंत्री हैं, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट की, वो ये है। तो उन्होंने इसका लॉन्च किया था, ये ऐसे रॉक के टुकड़े रखे रहते हैं ओपन मंच पर, और यहाँ पर इसी को ओपन रॉक म्यूजियम कहता है। ठीक है, तो भारत का जो पहला ओपन रॉक म्यूजियम है दोस्तों, ये हैदराबाद में इनॉग्रेटेड किया गया है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पहला है और ओपन रॉक संग्रहालय है, तो प्रश्न बन सकता है। ये जो पहला दोस्तों, ये CSIR और NGRI, ठीक है, CSIR आप लोग जानते हैं क्या होता है, NGRI मतलब नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NGRI है, इन दोनों ने मिलकर के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय की स्थापना की है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या रहा दोस्तों यहाँ पर हम लोग का, कि प्रधानमंत्री के द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना है कि भारत के किस जिले में, किस शहर में इसकी स्थापना हुई है। ये इंपॉर्टेंट यूपी पीसीएस के लिए और हो जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना यूपी के अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 4 विकल्प दे सकते हैं, कानपुर, मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर। आप लोग को ये बताना दोस्तों कि इसकी स्थापना किस शहर में की गई है, ध्यान रखिएगा, मेरठ में इसकी स्थापना की गई है। और अगर आप लोगों ने ओपन टेस्ट 5 यूपीएससी का जो ओपन टेस्ट होता है, अगर उसको दिया होगा, तो वहां पर भी ये प्रश्न आया हुआ था, और वहां पर मैंने इस प्रश्न को डिस्कस किया था। दरअसल वहां पर 2 से 3 स्टेटमेंट का प्रश्न था, लंबा प्रश्न था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं फिर से इन सब चीजों को, कि मेरठ में, और ये इसके प्रॉपर आप देख सकते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कई लिहाज से है, उन सभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को।
ध्यान ये रखना है दोस्तों कि ये जो बन रहा है इसमें करीब 1080 स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग ले सकते हैं एक साथ में, जिसमें से कि 540 मेल और 540 फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन शामिल होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है, ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नाम क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है वो मेजर ध्यानचंद्र के बर्थडे अर्थात 29 अगस्त को मनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये कि अभी हाल ही में भारत का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है, स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, ठीक है, कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम चेंज करके, चूंकि ये गवर्नमेंट नाम चेंज करने में भरोसा रखती है बहुत ज्यादा, तो उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार कर दिया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद्र का नाम बेहद इंपॉर्टेंट हो चुका है कई लिहाज से। पहली बात, 29 अगस्त को उनके जन्मदिन पर हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। अच्छा, मेजर ध्यानचंद्र कौन है ये परिचय देने की मुझे आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप लोगों को इतना आइडिया होगा कि मेजर ध्यानचंद्र हॉकी के क्षेत्र में उन्होंने क्या कारनामे किए हुए हैं। तो उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में की जा रही है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये दोस्तों कि इनका बर्थडे 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग मनाते हैं। थर्ड पॉइंट की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि इंडिया में खेल के संदर्भ में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसकी स्थापना प्रॉपर मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब कर दी गई, उसका नाम वहां पर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी उस पुरस्कार के बारे में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन बाद आएगा, वो क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो जो हमारी सब लोग हैं ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। क्वेश्चन कह रहा है कि वो रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रीच द साउथ पोल अलोन, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो महिला है ये भारतीय मूल की है, लेकिन अभी ये ब्रिटिश आर्मी में वहां पर रहती है, ठीक है। इनको हम लोग पोलर प्रीत के नाम से जानते हैं। पोलर प्रीत क्यों जानते हैं, क्योंकि जो रियल नेम है वो है हरप्रीत चंडी, ठीक है। हरप्रीत चंडी में से प्रीत शब्द उठाया गया, और पोलर, चूंकि ये पोलर पर पहली बार जाने वाली अकेली महिला थी साउथ पोल पर, इसलिए इनका नाम रख दिया गया पोलर प्रीत, ठीक है। तो जनवरी 2022 में हरप्रीत चंडी, जो कि ब्रिटिश सेना में अभी वर्क करती है, भारतीय मूल की है, ये साउथ पोल पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बर्फ पड़ती है वहां पर, ये अकेले गई थी। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जो हमारी लड़कियां दोस्त हैं, ठीक है, जो हमारे व्यूज चैनल को देख रही हैं, यूपीएससी हिंदी को फॉलो करती हैं और एग्जाम देने के लिए मेहनत कर रही हैं, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ से बहुत सारा मोटिवेशन ले सकती हैं कि ये अकेले इतना बड़ा अचीवमेंट कर सकती हैं। इन्होंने 40 दिनों में करीब 1200 किलोमीटर ट्रेवल किया था और साउथ पोल पर अकेले पहुंची थी, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश ने, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड द एडॉप्टेशन ऑफ अ वर्किंग वीक ऑफ 4.5 days। अर्थात हम लोग के यहाँ पर होता क्या है, हम लोग यहाँ पर अभी जनरली 6 दिन काम 1 दिन छुट्टी का प्रावधान है। जो कॉर्पोरेट एमएनसीज है भारत में, वहां पर वीक में 5 दिन वर्क होता है, 2 दिन छुट्टी, सैटरडे संडे वीकेंड होता है, वहां पर छुट्टी दी जाती है। किस कंट्री ने अपने यहाँ पर 4 दिन और आधा दिन, ठीक है, इतने का वीक घोषित किया था। 4 प्लस आधा दिन की यहाँ पर सिर्फ वर्क डे होगा, बाकी 2.5 दिन की सप्ताह में छुट्टी होगी। ये किस कंट्री ने घोषणा की है, ध्यान रखिए दोस्तों, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने यह घोषणा की है कि उसके यहाँ पर जो पूरे वीक में जो वर्क वीक होगा, वहां पर सिर्फ 4.5 डे का होगा। 4.5 डे का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो यूएई वो कंट्री है जिसने 4 और आधा दिन की घोषणा की अपने वीक में वर्क की सिर्फ, ठीक है। और ये काम क्यों किया गया, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस, देखिए वर्क लाइफ बैलेंस बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सब में से बहुत से लोग काम करते होंगे, हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग की पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, तो हर व्यक्ति के साथ ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसी बात के लिए ये छुट्टी यहाँ पर स्टार्ट की गई है, ठीक है। चलिए, तो आप ये देख सकते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात ने गवर्नमेंट अनाउंस 4.5 डे वर्किंग वीक, ये घोषणा करने वाला है। यहाँ पर होगा कि 8 वर्किंग आवर होगा एक डे में, और मंडे टू थर्सडे 7:30 से 3:30 PM होगा। ये सिर्फ फिजिकल इन्फॉर्मेशन है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूएई है जिसने की 4.5 डे का वर्किंग वीक घोषित किया है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पर हम आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान नहीं रखना दोस्तों आप लोगों को कि ऑर्डर ऑफ कनाडा जो है वो 3 यहाँ पर व्यक्ति हैं जो है भारतीय मूल के हैं, उनको दिया गया है। एक है डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, ये 3 नाम जो यहाँ पर दिए हैं, तीनों को ही ऑर्डर ऑफ कनाडा दिया गया है। डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, नवजीत सिंह ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। मैं इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देता हूँ। जो डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन है, ये एक साइंटिस्ट है, ठीक है। नवजीत सिंह ढिल्लो आपका ये प्रॉपर रियल एस्टेट के बिजनेस में वर्क करते हैं, और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट ये बाल चिकित्सक है। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा।
ये ऑर्डर ऑफ कनाडा कनाडा का सेकंड सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार इन लोगों को दिया गया है, तो बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये तीनों भारतीय मूल के डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, नवजीत सिंह ढिल्लों और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है। श्रेष्ठ योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पंचायत में जो पंचायत हमारी श्री चलती है वहां पर 2-3 बार ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है। ठीक है, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। श्रेष्ठ का अगर मैं फुल फॉर्म आप लोगों को बताऊं तो स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन टू द स्टूडेंट इन द हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। अर्थात यहाँ पर अगर आप विकल्प पढ़ेंगे तो पहला विकल्प जो लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ स्कीम की शुरुआत की है। ठीक है, श्रेष्ठ स्कीम ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने पंचायत में 3-4 बार इसको डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, और आप लोग अगर पंचायत देखते होंगे तो आप लोगों को आइडिया भी हो चुका होगा कि टू प्रोवाइड क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन टू द मेट्रीनियस स्टूडेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के आवासीय जो छात्र हैं उनको आवासीय शिक्षा देने के लिए ये श्रेष्ठ स्कीम शुरू की गई है, तो बेहद इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, अगला कह रहा है कि विद्युत मंत्रालय, ठीक है, इसके द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स इसकी बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि 2020 में ये जो इंडेक्स जारी हुआ था इसे प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया था। ठीक है, तो फिर हम लोग साउथ में चले आएंगे। साउथ में कर्नाटक जो राज्य है दोस्तों, उसको स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 के अंतर्गत पहले नंबर पर शामिल किया गया, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। सेकंड और थर्ड नंबर पर राजस्थान और हरियाणा है, ये भी पॉइंट याद करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा दोस्तों कि फ्रंट रन में 2 स्टेट सिर्फ शामिल है, कर्नाटक और राजस्थान। ठीक है, इनके जो ओवरऑल पॉइंट है वो 60 से ज्यादा है, और उसके बाद अचीवर में बाकी सारे राज्य आते हैं। तो पहले नंबर पर कर्नाटक है, सेकंड नंबर पर राजस्थान है, थर्ड पर आपका हरियाणा है। ये 3 राज्य आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ये जो इंडेक्स है ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है, सांविधिक निकाय है वो, और अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE, इन दोनों की द्वारा मिलकर के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत इसको जारी किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, कर्नाटक फर्स्ट, राजस्थान सेकंड, और आपका यहाँ पर हरियाणा थर्ड नंबर पर है। ठीक है, चलिए ये वही पुरस्कार की मैं बात कर रहा था आप लोगों से। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, ये नहीं कीवर्ड याद रखना है। ठीक है, नहीं दिया गया, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है आप लोगों के सामने। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, PR श्रीजेश हॉकी, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, और भवानी देवी तलवारबाजी। देखिए एक बात समझिएगा, अगर मैं आप लोगों को इस पुरस्कार के बारे में बताऊं तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस पुरस्कार को रखा गया है, पहली बात तो। दूसरी बात, इस पुरस्कार के अंतर्गत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो हम 12 खिलाड़ियों के नाम एग्जैक्टली तो याद नहीं रख सकते। देखिए ह्यूमन माइंड की एक सीमा होती है, एक लिमिट होता है। ठीक है, उस लिमिट को मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग एटलीस्ट उतने नाम याद रख सकते हैं जो परीक्षा में आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, अपने अपने दोस्तों बाबूसोना का नाम याद करने से अच्छा है कि आप लोग ये नाम याद करके रखिए, इनसे प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, PR श्रीजेश हॉकी, और प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, इन तीनों खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जो चौथा नाम आप लोग देख रहे होंगे भवानी देवी तलवारबाजी, इनका नाम ओलंपिक के टाइम में बहुत न्यूज में आया था, तो इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, इनको ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक में जो हमारे गोल्डन बॉय थे नीरज चोपड़ा, उनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा रवि कुमार कुश्ती में, ठीक है, लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी में, PR श्रीजेश हॉकी में, अवनी लेखरा पैराशूटिंग में, बहुत सारे ऐसे नाम है, 12 नाम ऐसे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, हम लोग को याद वो रखने हैं जो कि किसी ना किसी परीक्षा में हमारे सामने पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस ये करिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा कि ये 3 नाम जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, प्लस इनके अलावा 9 व्यक्ति और हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। भवानी देवी जो तलवारबाजी में थी, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न GI टैग के संदर्भ में। GI टैग पर मैंने प्रॉपर जो हमारे प्री बूस्टर सीरीज चल रही है वहां पर मैंने प्रॉपर क्लास ली हुई 10 मिनट की। ठीक है, वो आप लोग क्लास देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं होगा तो। ठीक है, मिथिला मखाना की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, इन दिसंबर 2021 मिथिला मखाना वाज गिवन GI टैग, इट इज रिलेटेड टू द विच स्टेट। तो मिथिला टर्म इतना सिंपल है, ठीक है, कि आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। मिथिला, मिथिला नरेश, जो मिथिला टर्म है, मिथिला पेंटिंग भी जो होती है वो बिहार में बहुत फेमस पेंटिंग है। तो ये जो मखाना है, ठीक है, इस मखाना को मिथिला मखाना कहा जाता है, और ये बिहार में इसको GI टैग फिर से प्राप्त हुआ। देखिए
पहले मिला हुआ था 10 साल के लिए वैलिड होता है, यहाँ पर इसको फिर से जीआई टैग दे दिया गया है, ये पॉइंट याद करने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा अगला पुरस्कार लिटरेचर के संदर्भ में है। ठीक है, साहित्य क्षेत्र से संबंधित कई सारे पुरस्कार हैं जिनसे प्रश्न बनते रहते हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ, ये सारे पुरस्कार आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च लिटरेचर अवार्ड है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट है दोस्तों। पहला कह रहा है कि वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा, पहला स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है कि वर्ष 2021 को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकण भाषा के लिए दिया जाएगा। दो स्टेटमेंट है, आप लोगों को ये बताना कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही दिया हुआ है। तो अभी रिसेंट में हुआ क्या, 2020 और 2021 दोनों के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ये सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है भारत का, इसके बाद साहित्य अकादमी आता है आप लोगों का। तो ये जो पुरस्कार है 56वां पुरस्कार आप लोगों का नीलमणि फुकन जो कि असमिया भाषा के उनको दिया जाएगा, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों वो दामोदर मौजो को दिया जाएगा जो कि कोंकण भाषा के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये होता है आप लोगों का ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो प्राप्त मिलता है। ठीक है, ये अवार्ड होता है, ये यहाँ पर प्राप्त होता है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है कि दुबई में आयोजित विश्व ये फ्राइडे, ठीक है, इसको फ्राइडे हम लोग ये इंडियन लोग होते हैं ना, हम लोग फ्राइडे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए छूट है, हालांकि इसको फी डे पढ़ा जाता है। ठीक है, फी डे पढ़ा जाता है। तो फी डे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का है। उस खिताब को जीत करके 5वीं बार मैग्नस कार्लसन, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, इन व्यक्ति ने जो पुरस्कार जीता है, मैग्नसन कार्लसन नाम जिनका है, शतरंज में इनका नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, चेस में नाम सुना होगा इनका, इनको अभी फी डे अवार्ड दिया गया, फी डे चैंपियनशिप जो होती है वहां पर इन्होंने जीता। प्रश्न ये है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न ये है कि मैक्सन कार्लसन किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो मैक्सन कार्लसन शतरंज के क्षेत्र में बहुत फेमस नाम है, बहुत जाना पहचाना नाम है। जिनकी भी हॉबी होगी शतरंज को लेकर के, चेस को लेकर के, उनको इनका नाम पता होगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना दोस्तों कि मैक्सन कार्लसन जो है ये नॉर्वे कंट्री के हैं और अभी इन्होंने रिसेंट में फीडे चैंपियनशिप अवार्ड जीता है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, 3 प्रश्नों को हम देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो इसके बाद की अगली क्लास होगी दोस्तों, वो निशान सर अपना क्लास लेंगे, और ये हम लोग का 500 एमसीक्यू बेस्ट चल रहा है मतलब अभी तक। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि जो 500 प्रश्न यहाँ पर उठाए गए हैं, जो 500 करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए, ये टीम के द्वारा बहुत मेहनत से छाट करके आप सामने लेकर के आए। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में कहीं भी जाएंगे तो आपको 500 के आपको 1500 20,000 प्रश्न का एक प्रॉपर कलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन हम यूपीएससी हिंदी सिर्फ इस पॉइंट पर एफर्ट करते हैं, हम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम लोग लिमिटेड नॉलेज का प्रयोग करते हुए अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। ठीक है, इसलिए उन 15,000 20,000 जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को छाटकर यहाँ पर लेकर के आप लोग सामने आया गया है। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, रिसेंटली इन विच स्टेट एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड द इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, अस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में, सबसे सिंपल प्रश्न ये पूछा हुआ यहाँ से। ठीक है, तो अस्कॉट आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड जो हमारा हिली एरिया है। ठीक है, उत्तराखंड में ये आपका अस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये बात आप लोग बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सिंपल सा प्रश्न है कि अस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो उत्तराखंड में है। अगला 2 प्रश्न देखिए आप लोग दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्या रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो, ठीक है, नाम ही इतना खतरनाक है, याद तो होने से रहा, नगदग पेलगी खोरलो। ठीक है, बस खोरलो पोरलो याद रखना आप लोग, ये भूटान को दिया गया एक पुरस्कार है, भूटान देता है इस पुरस्कार को, और भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये पुरस्कार अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है भूटान के द्वारा। भूटान और भारत के जो संबंध है वो हमेशा से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो भूटान के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को नागदोग पेलगी खोरलो, ये जो अवार्ड है, खोरलो फोरलो अवार्ड जो है, ये अवार्ड भूटान के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। ठीक है, चलिए आज का मेरा लास्ट प्रश्न इसके बाद आता है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है कि कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत बेड़ी, ठीक है, परियोजना के तहत सर्वेक्षण पोत जो ये ले रहा है, सर्वे वेजल लार्ज की यहाँ पर बात की जा रही है, एक प्रोजेक्ट है सर्वे वेजल लार्ज प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 जहाजों का निर्माण किया जाना था। ठीक है, अभी उसके अंतर्गत पहला जहाज लॉन्च किया गया। प्रश्न ये कर कि इन चारों में से वो जहाज कौन सा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो अभी मैंने प्रीवियसली जब क्लास ली थी वहां पर मैंने शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है, इनके संदर्भ में प्रॉपर डिस्कस किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा तो उस प्रॉपर क्लास को देख सकते हैं, वहां पर सारे शिप्स आप लोगों की कवर हो जाएंगे एक साथ क्लास में। ठीक है, प्रश्न पर वापस लौटते हैं। प्रश्न कह रहा है कि
कौन सा वो जहाज है जो कि पहला इस सीरीज के अंतर्गत लॉन्च किया गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, संध्यांक की यहाँ पर बात की जा रही है। ये इसका यहाँ पर ये आप फोटो देख सकते हैं, ये संध्यांक जो शिप है, ठीक है। ये आपका सर्वे वेसल लार्ज के अंतर्गत, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। ये स्वदेशी रूप से निर्मित है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है, ठीक है। भारत में इसका प्रयोग किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग जो 500 करंट अफेयर्स की प्रॉपर ये एमसीक्यू चल रहा है, इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में दोस्तों आपको ये जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 9519780078, यहाँ पर आप फोन कर सकते हैं, या फिर 8840751912 इस पर आप लोग मैसेज करके सारी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में दोस्तों। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, कि करंट अफेयर्स की जो हम लोग की प्रॉपर प्री टाइम क्लास चलती है, ठीक है, वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पीटी 365 अपडेटेड मटेरियल आ चुका है। तो जिन भी दोस्तों करंट अफेयर्स, सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए एडमिशन लेना है प्री टाइम बैच में, वो P6 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन दोनों नंबर में से कहीं पर भी मैसेज करके टेलीग्राम चैनल की आईडी वहां से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद।